आदमी पूरे 27 घंटे तक एक गुफा में उल्टा फंसा रहा। इसका सर नीचे था और इसके पैर ऊपर। यहाँ तक कि 137 रेस्क्यूअर अपनी पूरी जान लगा रहे थे इसको बचाने की। और दोस्तों जैसे जैसे टाइम बीत रहा था उसे देखते हुए डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि जॉन को 10 घंटे से पहले ही गुफा से बाहर निकालना होगा, क्योंकि दोस्तों जॉन जिस पोजीशन में थे उस पोजीशन में आदमी 10 घंटे से ज्यादा नहीं जी पाता। दूसरी चुनौती ये भी थी कि वो जिस केव में फंसे थे वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। और जब 137 रेस्क्यूअर्स अपनी पूरी जान लगा रहे थे जॉन को बचाने की, तब दोस्तों वहाँ कुछ ऐसा होता है कि वहाँ मौजूद हर आदमी के होश उड़ जाते हैं। अगर दोस्तों आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये स्टोरी सुनने के बाद अच्छों की रूह कांप जाती है। क्योंकि आप देख रहे हैं दुनिया की सबसे फेमस और डरावनी स्टोरी, जिसे नट्टी पट्टी कैव के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है 24 नवंबर 2009 से, जब एक 26 साल का लड़का जिसका नाम जॉन एडवर्ड था, वो अपनी पत्नी इमली और अपनी बेटी लिजी को लेकर अपने घर योटा पहुंचता है। दरअसल दोस्तों जॉन अमेरिका के वर्जीनिया में एक मेडिकल स्टूडेंट थे, इसी वजह से उन्हें घूमने का मौका भी बहुत कम मिलता था। लेकिन दोस्तों अमेरिका में हर साल एक थैंक्सगिविंग नामक हॉलीडे सेलिब्रेट किया जाता है और इसी के चलते जॉन भी अपनी फैमिली को लेकर योटा अपने घर आए थे। घर आते ही जॉन की मुलाकात उनके भाई जॉस और बाकी के फ्रेंड से होती है। तब ये लोग डिसाइड करते हैं क्यों ना इस वेकेशन पर कुछ खास किया जाए। जॉन और उसके भाई जॉस को बचपन से ही कैव एक्सप्लोर करना काफी ज्यादा पसंद था, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि योटा की सबसे फेमस गुफा नट्टी पट्टी कैव को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था ये डिसीजन उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक डिसीजन होने वाला है, क्योंकि जॉन ने आज से पहले कोई भी कैव एक्सप्लोर नहीं की थी। हालांकि बचपन में जॉन और उसका भाई जॉस अपने पापा के साथ केव एक्सप्लोर किया करते थे, इसी वजह से उन्हें केव एक्सप्लोर करने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। अगर जॉन की फैमिली की बात की जाए तो उसके 4 भाई और 2 बहन थे। लेकिन दोस्तों दिक्कत तो ये थी कि जॉन जिस केव में जा रहा था उसमें एक हिस्सा बहुत चैलेंजिंग है, जिसे बर्थ कैनाल के नाम से जाना जाता है। ये अंदर से इतना टाइट है कि इसमें अच्छे एक्सपीरियंस केवर भी फंस जाते हैं और उनको घुटन होने लगती है। और इससे पहले भी यहाँ पर कई हादसे हुए थे जब केवर अंदर फंस गए थे, जिनको रेस्क्यू करने में घंटों लग गए थे। इसीलिए सालों पहले इस नट्टी पट्टी केव को बंद कर दिया गया था और फिर मार्च 2009 में से दोबारा से ओपन कर दिया जाता है नए रूल के साथ। रूल ये थे केव में जाने के ठीक 21 दिन पहले वहाँ की अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी और केव में एक टाइम पर एक ही ग्रुप एंटर करेगा और एक ग्रुप में 2 एक्सपीरियंस केवर होना चाहिए। अब जॉन और उसका भाई जॉस बचपन में अपने डैड के साथ कैव एक्सप्लोर करा करते थे, इसी वजह से उन्हें कैव एक्सप्लोर करने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था और इसी के चलते उन्हें परमिशन मिल जाती है। और फिर 24 नवंबर की रात को इनका ग्रुप नट्टी पट्टी केव पहुंच जाता है और ठीक 8 बजे ये लोग एक एक कर केव में एंटर करते हैं और शुरुआत के 1 घंटे तक सब कुछ ठीक चलता है। फिर वो धीरे धीरे कर केव की इस जगह पर पहुंच जाते हैं जिसे बिग स्लाइड के नाम से जाना जाता है। तब जॉन और उसका भाई और 2 दोस्त वहीं पर रुक जाते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस केव की सबसे मुश्किल हिस्से बर्थ कैनाल में एंटर करेंगे। अब इसको समझने के लिए आप पहले इस मैप को देखिए, जिसमें ये वाला हिस्सा है बर्थ कैनाल। इस बर्थ कैनाल में 2 जगहें ऐसी हैं जो अंदर से काफी ज्यादा टाइट है, इसे बहुत कम लोग ही पार कर पाते हैं। लेकिन अगर आप इन 2 जगहों को पार कर जाते हैं तब आपको एक स्मॉल रूम मिलेगा जहाँ से आप यूटर्न लेकर वापस आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों कभी ऐसा हुआ है कि दोस्तों का ग्रुप घूमने जाए और कोई एडवेंचर ना हो? फिलहाल इन दोस्तों में भी ये डिसाइड होता है कि वो इस चैलेंज को पूरा करेंगे। फिर ये दोस्तों का ग्रुप एक एक कर बर्थ कैनाल की तरफ बढ़ने लगता है। दोस्तों ये प्लान जॉन का था, इसीलिए जॉन आगे रहते हैं और फिर फाइनली उन्हें बर्थ कैनाल मिल जाती है और जॉन और उसका भाई जॉस दोनों बर्थ कैनाल में एंटर कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों गलती तो ये होती है, जॉन जिस केव में एंटर करते हैं रियल में वो बर्थ कैनाल होती नहीं। और दूसरी गलती ये थी कि जॉन का सर आगे था पैर पीछे। और वहीं पर जब कोई एक्सपीरियंस केवर ऐसी डिफिकल्ट केव में एंटर करते हैं तब वो अपने पैर आगे रखते हैं और सर पीछे, ताकि कोई मुश्किल होने पर वो रिटर्न आ सके। फिलहाल जॉन और उसका भाई दोनों अपोजिट पोजीशन में केव में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये गलती उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है, क्योंकि दोस्तों जॉन जितना आगे बढ़ रहे थे रास्ते उतने ही टाइट होते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों जॉन केवल इस उम्मीद पर आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें आगे चलकर एक स्मॉल रूम मिलेगा और वो यूटर्न लेकर वापस आएंगे। दोस्तों जॉन धीरे धीरे केव में इस जगह पर पहुंच जाते हैं जिसे कॉक स्क्रू नाम से जाना जाता है। दोस्तों यही वो जगह थी जहाँ पर 2004 में एक 16 साल का लड़का फंस गया था, जिसका नाम ब्लॉक क्लार था। दोस्तों इसकी हाइट मात्र 5 फीट 4 इंच थी और अगर इसकी वेट की बात की जाए तो 63 केजी था। इसको रेस्क्यू करने में पूरे 14 घंटे लग जाते हैं। Finally, out of the cave, Brock Clark said this about his rescue. It's like just a cord, and they tried to pull me out, and it squished my intestines a lot. And
freaking killed, and now my hips are all screwed up. दोस्तों वहीं पर जॉन की बात की जाए तो इनकी हाइट 6 फीट थी और वेट की बात की जाए तो ये 90 केजी के थे और इतने वेट और हाइट के साथ जॉन के लिए टर्न करके लौटना बहुत ही मुश्किल काम था। दोस्तों धीरे धीरे जॉन को भी समझ आ चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी जॉन ने हार नहीं मानी क्योंकि मैप के हिसाब से उसे पता था कि आगे एक स्मॉल रूम मिलेगा और वो यूटर्न लेकर वापस आएगा। हालांकि जॉन जितना आगे बढ़ रहा था रास्ते उतने ही टाइट होते जा रहे थे, लेकिन जॉन को अभी भी लग रहा था कि वो बर्थ कैनाल की सबसे टाइट जगह पर है और फिर वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में जॉन ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि जॉन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तब वो तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। हालांकि जॉन अपनी शोल्डर की मदद से अपने आप को संभाल लेते हैं। फिर जॉन के सर पर लगी हेडलाइट से जॉन को एक होल दिखाई देता है, जिस होल को देखने के बाद जॉन को एक उम्मीद नजर आती है। लेकिन दोस्तों जॉन इस बात से अनजान थे कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही जॉन अपने सर को उस गेम में डालते हैं तब उनका शरीर 70 डिग्री एंगल तक झुक जाता है और वो अपसाइड डाउन पोजीशन में चले जाते हैं। जैसा कि जॉन ने सोचा था कि उन्हें आगे चलकर एक यूटर्न होने का मौका मिलेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता क्योंकि ये केप की एंडिंग थी। ये देखकर जॉन अपने आप को ऊपर पुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों उनकी तमाम कोशिशें बेकार होती हैं, क्योंकि दोस्तों जॉन जिस जगह पर फंसे थे वो एक लैपटॉप स्क्रीन जितनी पतली जगह थी और इतनी पतली जगह में जॉन के लिए हिलना भी बहुत मुश्किल था। और दोस्तों दूसरी दिक्कत ये थी कि जॉन के पैर भी होल के सबसे छोटे वाले हिस्से में फंसे थे। जॉन अपने आप को इस हालात में देखकर तुरंत अपने भाई जॉस को आवाज लगाता है और बोलता है, जॉस तुम इधर मत आओ, मुझे फॉलो मत करो, आगे कोई रास्ता नहीं है, मैं फंस गया हूँ। जॉस जैसे ही अपने भाई की आवाज को सुनता है तब ये अलर्ट हो जाता है और अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए अपने पैरों को आगे कर लेता है और सर को पीछे। दोस्तों जॉस अब एक ऐसी पोजीशन में आ चुका था जिससे वो इजीली इस केप से बाहर निकल सकता था और फिर जॉस धीरे धीरे अपने भाई जॉन की तरफ बढ़ता है और जब वो जॉन के पास पहुँचता है तब वो देखता है उसका भाई एक होल के अंदर फंसा है और उस होल ने जॉन को पूरा निगल लिया है, यहाँ तक कि जॉन के केवल पैर ही दिखाई पड़ रहे थे। जॉस तुरंत अपने पैरों को जॉन के पैरों में फंसाता है और ऊपर उठाने की कोशिश करता है और जॉन थोड़ा ऊपर उठता भी है, लेकिन जॉन का वेट ज्यादा था इसलिए पैरों की ग्रिप छूट जाती है और जॉन दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। जॉस अपने पैरों की मदद से बार बार अपने भाई को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोस्तों इतनी कोशिशों के बाद भी कोई फायदा नहीं मिल रहा था। He's around 190-200 pounds and 6 feet tall, so a very large guy, and he's in this space only 18 inches wide, so very difficult. He can't move at all, and after a while the muscles are going to cramp up and he just won't be able to move and help rescuers get him out of it. और दोस्तों जब इतनी कोशिशें करने के बाद भी कोई फायदा नहीं मिलता तब जॉस समझ चुका था कि यहाँ पर प्रोफेशनल रेस्क्यूअर्स की मदद लेनी होगी और फिर जॉस अपने भाई को ये बोलकर निकलता है कि वो केव से बाहर जाएगा और मदद लेकर आएगा, लेकिन जब तक जॉन अपनी पूरी कोशिश करेगा सरवाइव करने की, क्योंकि दोस्तों जॉन जहाँ पर फंसा था वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। फिलहाल जॉस वहाँ से चला जाता है और जब कुछ टाइम बीत जाता है तब वो केव से बाहर आता है और फिर बाकी के ग्रुप को इन्फॉर्म करता है और फिर इमीडिएटली रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है। दोस्तों पूरे 3 घंटे इंतजार करने के बाद रेस्क्यू टीम नट्टी पट्टी केव पहुंच जाती है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जॉन अपसाइड डाउन पोजीशन में थे और रेस्क्यू डॉक्टर का मानना था कि कोई आदमी ऐसी पोजीशन में 8 से 10 घंटे ही सरवाइव कर पाता है और फिर उसके शरीर के सारे ऑर्गन्स फेल होना चालू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग एक बार इस मैप पर भी नजर डालिए, केव की एंट्री से लेकर जॉन जिस जगह पर ट्रैप हुए थे वहाँ तक की दूराई थी 400 फीट। अगर कोई आदमी इमीडिएटली जॉन तक पहुँचना चाहे तो उसे मिनिमम 1 घंटा तो लगेगा ही। फिलहाल पहली रेस्क्यूअर जिसका नाम सूजी था वो अपने पैरों में रस्सी बांधकर केव में एंटर करती है। दोस्तों पैरों में रस्सी इसलिए बांधी थी ताकि वो केव के अंदर फंस ना जाए। अगर दोस्तों सूजी की हाइट की बात की जाए तो मात्र 5.3 फीट थी, इसीलिए वो कॉक स्क्रू एरिया को आराम से पार कर जाती है और फिर करीबन रात के 12:30 बजे वो जॉन से मिलती है। तब सूजी देखती है कि जॉन की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है, क्योंकि दोस्तों जॉन को अब तक केव में फंसे 8 घंटे से भी ज्यादा हो चुके थे और फिर वो जॉन से बोलती है, हाय जॉन मेरा नाम सूजी है, क्या तुम ठीक हो? तब जॉन बोलता है, हाय सूजी थैंक्स यू सो मच आने के लिए, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। क्योंकि दोस्तों ये प्रोफेशनल हेल्प देखकर जॉन को लग रहा था कि वो कुछ ही टाइम में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। फिलहाल सूजी जॉन को पहले रिलैक्स फील कराती है, फिर उसके पैरों में रस्सी डालकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों सूजी की हाइट मात्र 5.3 फीट थी, वहीं पर जॉन की हाइट 6 फीट थी और वेट 90 केजी और ऊपर से जॉन इतनी टाइट जगह पर फंसा था कि उसके लिए हिलना भी बहुत मुश्किल था। He'd worked himself face forward through a series of tight passes, and he'd gotten himself to a point where he couldn't
इसी वजह से सूजी के लिए जॉन को खींचकर बाहर निकालना इम्पॉसिबल लग रहा था। हालांकि सूजी लगातार 2 घंटे तक अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब उसे कोई फायदा नहीं मिलता तब वो भी केव से बाहर आ जाती है और अंदर की कंडीशन के बारे में बाकी के रेस्क्यूअर्स को बताती है। तब बाकी के रेस्क्यूअर्स सूजी के बताने की अकॉर्डिंग एक प्लान बनाते हैं। दोस्तों प्लान ये था कि वो केव में पुलिस सिस्टम लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि यहाँ पर ब्लॉक क्लार्क नाम का लड़का फंस गया था। दोस्तों उसको निकालने के लिए भी पुलिस सिस्टम लगाया गया था। इसीलिए रेस्क्यूअर्स को पूरा भरोसा था कि ये जुगाड़ जरूर काम करेगा और फिर सारे रेस्क्यूअर्स मिलकर केव में पुलिस सिस्टम लगाने लगते हैं। हालांकि केव में स्पेस बहुत कम था और इसी वजह से पुलिस सिस्टम को ड्रिलिंग करके इंस्टॉल करने में काफी ज्यादा एफर्ट और टाइम लग रहा था। The sun came and went Wednesday, and the Utah County Search and Rescue Team still surrounded the mouth. इसीलिए तब तक जॉन को रिलैक्स फील कराने के लिए एक टेलीकॉम सिस्टम अरेंज किया जाता है और एक केबल को केव के अंदर पहुंचाकर बाहर खड़ी जॉन की पत्नी एमिली से उसकी बात कराई जाती है। दोस्तों एमिली अपनी पूरी कोशिश करती है जॉन को दिलासा देने की और एमिली से बात करते करते जॉन को भी यकीन आ जाता है कि वो कुछ देर बाद केव से बाहर आ जाएगा और फिर जॉन भी एमिली को भरोसा दिलाता है कि वो कुछ देर बाद केव से बाहर आकर सबसे मिलेगा। और फिर 25 नवंबर की रात 4 बजे तक पुलिस सिस्टम भी इंस्टॉल हो जाता है। दोस्तों अब तक जॉन को केव में फंसे हुए 18 घंटे हो चुके थे। फिर एक रेस्क्यूअर जिसका नाम रियान था उसे जॉन को रेस्क्यू करने के लिए भेजा जाता है। रियान जॉन के पास पहुंचकर पुली की रस्सी को जॉन के पैरों में बांधते हैं और दोस्तों जब रस्सी को खींचा जाता है तो पुलिस सिस्टम काम करने लगता है। लेकिन दोस्तों जब भी रियान जॉन को खींचते तो जॉन के पैरों में काफी दर्द होता और जॉन रियान को रुकने के लिए बोलते। फिलहाल जॉन रस्सी की मदद से इतना उड़ चुका था कि वो रियान को देख सकता था, उससे आई कांटेक्ट कर सकता था। लेकिन दोस्तों जब रियान जॉन के पैरों को छूकर देखता है तो उसके पैर नम होते जा रहे थे। इसीलिए रियान जॉन को कुछ टाइम रेस्ट करने के लिए बोलता है और फिर रियान एक ट्यूब की मदद से जॉन को एनर्जी ड्रिंक पीने के लिए देता है। लेकिन दोस्तों कुछ टाइम बीतने के बाद जब रियान दोबारा से जॉन को ऊपर खींचते हैं तब रियान देखते हैं कि जॉन के पैर केव की सीलिंग को टच कर रहे थे और इतनी कम जगह में जॉन को अपने पैरों को घुमाना भी इम्पॉसिबल था। रियान काफी बार कोशिशें करते हैं लेकिन दोस्तों हर बार जॉन के पैर केव की सीलिंग को टच करते हैं। काफी कोशिशें करने के बाद जब रियान को कोई सफलता नहीं मिलती तब रियान डिसाइड करते हैं कि वो जॉन के पैरों को घुटने के पास से तोड़ देंगे, क्योंकि दोस्तों रियान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन दोस्तों किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि रियान कुछ करते उससे पहले ही वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि दोस्तों एक पुली जो जॉन के ऊपर ड्रिलिंग की गई थी वो अचानक से उखड़ जाती है और सीधा जाकर रियान के सर पर लगती है। तब रियान बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है, चारों तरफ खून ही खून होता है। दोस्तों जॉन जो रस्सी की मदद से आधा ऊपर उड़ चुके थे वो वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। A piece of equipment broke at that time. He has since slid back into that original position with his head down at a 60 or 70 degree angle. So very uncomfortable spot and rescuers very worried tonight. और जब रियान वापस से होश में आते हैं तब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या और उनके सर से भी काफी खून बह रहा था। फिलहाल रियान को केव से बाहर निकाल लिया जाता है और इमीडिएटली हॉस्पिटल भेज देते हैं। Incredible sense of disappointment and discouragement about that having happened because they know that it was hard to get him to that point and getting him back to that point again would be a real effort again. और जॉन को भी अब तक केव में फंसे 19 घंटे हो चुके थे। मतलब ये कि जॉन अब साइड डाउन पोजीशन की लिमिट को भी काफी हद तक पार कर चुके थे और उनके पैर भी धीरे धीरे नम होते जा रहे थे। फिलहाल अगले रेस्क्यूअर जॉन के पिता डेव केव के अंदर जाते हैं जो पुलिस सिस्टम को दोबारा से इंस्टॉल करते हैं और इसे करने में कुछ घंटे और लग जाते हैं। और जब पुलिस सिस्टम दोबारा से लग जाता है तो जॉन के पिता जॉन के पैरों को रस्सी से बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान वो बार बार जॉन से कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन जॉन की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था, इसीलिए जॉन के पिता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करें क्या, क्योंकि दोस्तों किसी 90 किलो के आदमी को इस केव से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल काम था और ऊपर से जॉन का भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था। और लास्ट में जॉन के पिता डेव भी हार मानकर इस केव से बाहर आ जाते हैं। फिर अगले रेस्क्यूअर ब्रांडन कोल्स टेलीकॉम सिस्टम लेकर केव के अंदर जाते हैं ताकि जॉन अपनी फैमिली से बात कर सके। फिर जॉन की पत्नी और बाकी के फैमिली मेंबर जॉन को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों जॉन की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। काफी देर कोशिश करने के बाद जब जॉन
कोई जवाब नहीं देते तब ब्रांडन केव से बाहर आ जाते हैं और सारे रेस्क्यूअर मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि शायद जॉन मर चुका है। इसीलिए केव में एक मेडिकल प्रोफेशनल को भेजा जाता है और दोस्तों जैसा सोचा था वैसा ही होता है। मेडिकल प्रोफेशनल कंफर्म करते हैं कि जॉन मर चुका है और फिर 25 नवंबर की रात 11:56 पर ऑफिशियली कंफर्म कर दिया जाता है जॉन एडवर्ड मर चुके हैं। दोस्तों जॉन पूरे 27 घंटे तक अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहते हैं और फिर हार मानकर चले जाते हैं। दोस्तों 127 रेस्क्यूअर बैक टू बैक पूरे 27 घंटे तक जॉन को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये रेस्क्यूअर सच में एक हीरो है क्योंकि ये जानबूझकर जॉन को बचाने के लिए एक ऐसी केव में जाते हैं जहां ये खुद भी फंस सकते थे और अथॉरिटीज अपनी पूरी कोशिश करती है जॉन की बॉडी को निकालने की, लेकिन फिर बातचीत के बाद डिसाइड होता है कि ऐसा करना रेस्क्यूअर्स के लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए डिसाइड होता है कि जॉन की बॉडी हमेशा के लिए इस नट्टी पट्टी केव में दफन रहेगी और फिर एक हफ्ते बाद इस नट्टी पट्टी केव में कंक्रीट भरकर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है ताकि किसी और रेस्क्यूअर के साथ कभी ऐसा ना हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।